रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों से की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के लेह में पहुंच चुके हैं, जहां वह सियाचिन में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों से मिले और बातचीत की। आज सुबह ही दिल्ली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन के लिए विमान से रवाना हुए थे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि सियाचिन के लिए दिल्ली से रवाना हो रहा हूं, वहां तैनात हमारे साहसी सशस्त्र बल कर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। इससे पहले रक्षा मंत्री कार्यालय ने एक्स पर उनके दौरे की जानकारी साझा की थी। बताते चलें कि होली के अवसर पर राजनाथ सिंह का सियाचिन जाकर सैनिकों के साथ त्योहार मनाने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया था। उस वक्त रक्षा मंत्री लेह में ही सैनिकों के साथ होली मनाकर लौट गए थे। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह भारतीय सेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी मौजूदगी के 40 साल पूरे किए। काराकोरम रेंज में करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य क्षेत्र माना जाता है, जहां सैनिकों को शीतदंश और तेज हवाओं से जूझना पड़ता है। पिछले साल जनवरी में सेना के इंजीनियर्स कोर से कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में एक अग्रिम पंक्ति की चौकी पर तैनात किया गया था, जो कि प्रमुख युद्ध क्षेत्र में किसी महिला सेना अधिकारी की पहली ऐसी परिचालन तैनाती थी। पाकिस्तान संसद भवन के मस्जिद से 20 जोड़ी जूते गायब। पाकिस्तान के संसद भवन के अंदर मस्जिद से जूते चोरी होने की एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल मस्जिद के बाहर से 20 जोड़ी जूते रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इसे देखकर सुरक्षाकर्मी भी हैरान रह गए। बताया गया कि मस्जिद से जूते गायब होने के बाद संसद के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए सुरक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी है। यह घटना शुक्रवार की नमाज के बाद की है। नमाज के दौरान नेशनल असेंबली के सदस्य, पत्रकार, संसदीय कर्मचारी समेत कई अन्य श्रद्धालु मस्जिद में मौजूद थे। जब तक वे नमाज पढ़कर बाहर निकलते, उनमें से कई लोगों के जूते गायब हो चुके थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार जब मस्जिद में लोग नमाज अदा कर रहे थे, उसी दौरान चोर ने मौका पाकर 20 से अधिक जोड़ी जूते गायब कर दिए। नमाज पढ़कर जब सांसद और पत्रकार बाहर निकले तब उन्होंने जो नजारा देखा, उसे देखकर वे चौंक गए। उनमें से अधिकांश के जूते गायब थे। जूते गायब होने पर कई लोगों ने हंगामा भी किया। इस दौरान उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। ऐसे में उन्हें नंगे पैर ही वापस लौटना पड़ा। यूएस में 66,000 भारतीयों को मिली नागरिकता। अमेरिका की नवीनतम संसदीय रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 65,960 भारतीय आधिकारिक तौर पर अमेरिका के नागरिक बन चुके हैं। इसी के साथ मैक्सिको के बाद भारत अब अमेरिका के लिए नए नागरिकों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है। 2022 तक 4 करोड़ 60 लाख विदेशी मूल के नागरिक अमेरिका में निवास कर रहे थे, जो कि 33 करोड़ 30 लाख जनसंख्या वाले देश का 14% है। 15 अप्रैल की नवीनतम यूएस नेचुरलाइजेशन पॉलिसी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में 969,380 लोग नियमानुसार अमेरिकी नागरिक बने। अमेरिका में नियमानुसार नागरिकता मिलने के मामले में मैक्सिको पहले स्थान पर है। इसके बाद भारत, फिलीपींस, क्यूबा और डोमिनिकन गणराज्य के लोग शामिल हैं। नवीनतम सीआरएस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में मैक्सिको के 1,28,878 लोगों को अमेरिकी नागरिकता दी गई थी। उनके अलावा भारत के 65,960, फिलीपींस के 53,413, क्यूबा के 46,913, डोमिनिकन गणराज्य के 34,525, वियतनाम के 33,246 और चीन के 27,038 नागरिकों को अमेरिकी नागरिकता दी गई थी। सीआरएस की रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक अमेरिका में विदेशी मूल के नागरिकों में 28,31,330 लोग भारत से थे। ट्रेन में आग बुझाने के दौरान कांस्टेबल की मौत। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर वलसाड एक्सप्रेस की एक बोगी में ब्लास्ट होने से एक आरपीएफ जवान की मौत हो गई। बोगी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। आरपीएफ की टीम आग पर काबू पाने में जुट गई। उसी वक्त कांस्टेबल विनोद कुमार छोटा फायर सिलेंडर लेकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान फायर सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। हादसा इतना भीषण था कि विनोद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। रेलवे की पूरी ने विनोद कुमार को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि
वलसाड एक्सप्रेस सोमवार की सुबह 6:30 बजे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर आई थी। कुछ देर बाद ट्रेन की S8 बोगी के शौचालय में आग लपटें निकलने लगीं। आग की सूचना रेलवे और आरपीएफ की टीम यहां पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। आरपीएफ जवान विनोद कुमार भी आग पर काबू पाने के लिए पहुंचे। उन्होंने फायर सिलेंडर से आग पर काबू पाने की कोशिश पाने लगे। एक फायर सिलेंडर खत्म हो गया, लेकिन आग की लपटें कम नहीं हुई। इसी बीच उन्होंने दूसरे फायर सिलेंडर से आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। सिलेंडर का लॉक जैसे ही खोला वैसे ही सिलेंडर ब्लास्ट कर दिया। इसमें विनोद कुमार की मौत हो गई। मणिपुर के 11 निर्वाचन केंद्रों में मतदान। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच भी लोकसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के दौरान धांधली के आरोपों के कारण 11 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग कराने का फैसला लिया गया। इधर मणिपुर के 11 निर्वाचन केंद्रों में आज फिर से मतदान हो रहा है। सोशल मीडिया पर दोबारा मतदान को लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें पूर्वी इम्फाल में मोइरंग कंपू साजेब के एक मतदान केंद्र का नजारा दिखाया गया है। यहां लोग दोबारा मतदान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पूर्वी इम्फाल के खुरई क्षेत्र में भी दोबारा मतदान कराया जा रहा है। इस दौरान मतदान केंद्र के बाहर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यहां भी मतदान के लिए लोग एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने मणिपुर की 2 लोकसभा सीट के लिए शुक्रवार को हुए मतदान के दौरान चुनाव में धांधली और बूथ पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए 47 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराए जाने की मांग की थी। हालांकि आपत्तियों पर विचार के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने केवल 11 केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने की घोषणा की। यूपी में अप्रवासी मतदाताओं में हुई वृद्धि। अप्रवासी भारतीय यानी NRI विदेश में पैसा कमाकर भारत भेजने में भले ही आगे हों, लेकिन वोट देने के मामले में पीछे हैं। हालांकि 10 वर्षों में वोटर में तब्दील NRI की संख्या में तेजी आई है। इस मामले में केरल सबसे आगे है। NRI वोटरों की संख्या यूपी में भले ही बहुत कम हो, पर पिछले 10 वर्षों में संख्या 244 गुना बढ़ी है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में NRI की तुलना में पिछले लोकसभा चुनाव में वोटरों की संख्या देश भर में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। 2014 में देश भर में केवल 13,000 NRI वोटर थे, लेकिन महज 8 लोगों ने वोट डाला था। वहीं 2019 में ये संख्या बढ़कर 99,844 हो गई। इनमें से 25,606 लोगों ने वोट डाला। खास बात यह है कि 2014 में अकेले केरल में अप्रवासी वोटरों की संख्या करीब 96% थी, शेष 4% में पूरा देश था। यूपी में अप्रवासी वोटर 2014 में केवल 1 था, जो 2019 में बढ़कर 244 हो गए। रफ्तार के लिहाज से यूपी देश भर में सबसे आगे है। पिछले चुनाव में ये संख्या बढ़कर 244 हो गई। इसमें से 190 पुरुष और 54 महिलाएं हैं। कुल 6 अप्रवासी भारतीय वोट डालने विदेश से उत्तर प्रदेश आए थे। अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जारी समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार करने पर ईडी ने इस मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस समय वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली मंत्री आतिशी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। आतिशी ने कहा कि भाजपा की ईडी और जेल प्रशासन ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एम्स के डॉक्टर को दिखाया, जबकि ये पूरी तरह से झूठ है। ईडी और जेल प्रशासन ने कोर्ट में पेश होने तक अरविंद केजरीवाल को किसी डायबिटीज स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया। कोर्ट में जो डाइट चार्ट पेश किया वह डायबिटीज स्पेशलिस्ट ने नहीं, बल्कि एक न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की ओर से बनाया गया है। मैदानी राज्यों में पारा 42 पार। जलवायु परिवर्तन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के विभिन्न रूप देखने को मिल रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र समेत 13 राज्यों में पारा 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं पहाड़ों पर बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है। 5 राज्यों में लू का कहर है, जबकि अन्य प्रदेश भी प्रचंड गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन मौसम इसी तरह रहने का अनुमान जताया है। कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है।
इनमें से कई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 14 राज्यों के विभिन्न इलाकों में बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल के गंगा तटीय इलाके, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ व झारखंड में लू चल रही है। इनके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में कई जगह तापमान 42 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह रहा है।